हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो हम पढ़ रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर। तो बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी। इसके साथ साथ ही हमारे चैनल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी चल रहे हैं। तो जैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होगा वैसे ही हम बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स भी स्टार्ट कर देंगे। बायोकेमिस्ट्री आपको आकाश सर पढ़ाने वाले हैं। तो मैंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी को भी कंप्लीट करेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से। ईच एंड एवरी टॉपिक को हम देखने वाले हैं, कोई भी सिंगल टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे सिलेबस से। तो आप लोग जुड़ जाइए कटारिया फार्मेसी के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अभी तक आपने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाके कर लीजिए। काफी बेनिफिट्स आप लोगों को वहां पे मिलने वाला है। अफोर्डेबल प्राइस में आपको नोट्स मिलेंगे। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स भी आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। तो जाके आप परचेज कर सकते हैं। कूपन कोड आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, या फिर फर्स्ट 100 आप लगा देना, आपको 100 रुपीज का ऑफ हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो देखिए बेटा, पैथोफिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं बेसिकली जो डिजीज होती है हमारी बॉडी के अंदर वो कैसे प्रोसेस होती हैं। मतलब कोई भी स्टिमुलाई आया, कोई भी बैक्टीरिया वायरस आया, वो हमारी बॉडी के अंदर आके कैसे इफेक्ट कर रहा है बॉडी को, और कौन सी डिजीज हमें कॉज हो रही है। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है हम पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर एक पैथोजेनेसिस टॉपिक आता है। पैथोजेनेसिस, उसमें प्रोसेस बतानी होती है कि भाई ये माइक्रोब आया या ये बैक्टीरिया आया, इसकी वजह से ये डिजीज हुई और कैसे हुई, क्या सिम्टम्स देखने को मिले, क्या कोज है। ठीक है, तो उस तरीके से हम स्टडी करेंगे। बेसिक से सारी चीजें इस सब्जेक्ट के अंदर हमें पढ़ने को मिलने वाली है। तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक होने वाला है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन। तो इस टॉपिक को आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे बहुत ही अच्छे से। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, जिससे आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, इसका कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आप हमारे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर फ्री लेक्चर्स के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन। अब नाम में छुपा हुआ है सेल इंजरी, मतलब कहीं ना कहीं सेल या तो खत्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी, या सेल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आएगी, मतलब इंजर्ड होता है। अगर कोई हम समझ लीजिए हम इंजर्ड होते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं हमें चोट आती है तभी इंजर्ड होते हैं। तो वैसे ही हमारी सेल, अब हमारी बॉडी की फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है। तो हमें चोट लगी तो हमारी सेल, काफी सारी सेल्स हमारी डैमेज होती हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल इंजरी। अडेप्टेशन क्या होती है कि कुछ कंडीशंस के लिए हमारी सेल अपने आप को उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जीवित रखती है। ठीक है, अब आपको बोल दिया जाए कि इस रूम का, इस जो भी मैं जिस स्टूडियो में वीडियो बना रहा हूं, मेरे को बोल दिया जाए कि यहाँ पे भाई 37 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे आपको सरवाइव करना है। तो यहाँ पे मैं सरवाइव करने के लिए मैंने कुछ टाइम, मुझे दिक्कत आएगी कि भाई टेम्परेचर ज्यादा है, स्वेटिंग वगैरह होगी, काफी प्रॉब्लम्स आएगी। लेकिन धीरे धीरे मैं अगर डेली बेसिस पे यहाँ पे आ रहा हूं तो डेली यहाँ के लिए अडेप्ट हो जाऊंगा, मतलब यहाँ काम कर सकता हूं मैं। पहले दिन दिक्कत आएगी लेकिन धीरे धीरे अडेप्ट हो जाऊंगा। वैसे ही हमारी सेल्स होती हैं, कुछ कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं, कुछ कंडीशन में ये नहीं कर पाती है, तो वहां पे सेल की डेथ हो जाती है। तो अब ये बेसिक चीजें आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम धीरे धीरे जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं इस टॉपिक के अंदर, वो हम देख लेते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन। इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्या होता है, एवरी सेल इज इन द बॉडी ट्राई टू मेंटेन। जितनी भी सेल्स हैं सभी सेल अपनी अपनी तरफ से मेंटेन, मतलब ट्राई करती हैं कि वो अपने अंदर के एनवायरनमेंट को स्टेबल बनाए रखें और उसके अकॉर्डिंग वो काम करें। ठीक है, हर एक सेल यही चाहती है जिंदा रहने के लिए। ठीक है, जिंदा रहने के लिए हम भी देखिए काफी सारी कोशिशें करते हैं, वैसे ही सेल भी करती है। तो एवरी सेल इन बॉडी ट्राई टू मेंटेन ए स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट सो दैट इट कैन फंक्शन प्रॉपर्ली। अगर वो मतलब एनवायरनमेंट अच्छा है तो अच्छे से काम कर पाएगी। ठीक है, तो ये एक हर एक सेल का बेसिकली
ड्रीम होता है, एक तरीके से फंक्शन होता है, ठीक है। व्हेन द एनवायरमेंट चेंज, अगर एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो द सेल ट्राई टू एडजस्ट इटसेल्फ, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती है। इफ द स्ट्रेस बिकम टू लॉन्ग, अगर ज्यादा ही कंडीशन खराब हो गई है तो सेल गेट इंजर्ड हो जाएगी, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगी, अडेप्ट नहीं कर पाएगी, मतलब सेल डैमेज हो गई है, ठीक है। इफ द डैमेज इज माइल्ड, अगर डैमेज थोड़ा बहुत है तो सेल अपने आप को रिकवर कर लेगी, ठीक है। इफ द डैमेज इज सीवियर, ज्यादा डैमेज हो गया है तो सेल डाई हो जाएगी, खत्म हो जाएगी वो, ठीक है, डेड सेल जिसको हम बोलते हैं। तो दो ही कंडीशन होती है, नॉर्मल कंडीशन में सेल रिकवर कर लेती है अपने आप को, आपको यहाँ पे चोट लगी तो आपकी सेल अपने आप रिकवर हो जाएगी, लेकिन ज्यादा चोट लगी तो जो सेल डैमेज हुई है वो जैसे सूख जाता है ना, घाव ऊपर से अलग हो जाता है, उसको उतार दिया जाता है, तो वो डैमेज हो गई है, वो सेल बाहर हटा दी जाती है, तो वो होती है सीवियर डैमेज सेल, ठीक है, वो डाई हो जाती है, डेथ हो जाती है उसकी। एक एग्जांपल देखिए, ए स्टूडेंट स्टडिंग कंटिन्यूअसली विदाउट रेस्ट, एक स्टूडेंट है, एक अच्छा बच्चा है जो रेगुलरली स्टडी कर रहा है, बीच में रेस्ट भी नहीं ले रहा। अब क्या होगा उसके साथ, जो हमारी सेल के साथ हो रहा है, तो शॉर्ट स्ट्रेट मतलब कि कम टाइम में, मतलब वो सुबह बैठा था 10 बजे और उसको 2 बज गए हैं दोपहर के, तो उस टाइम तो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा बहुत स्ट्रेस होगा, बॉडी एडजस्ट कर लेगी, उसको अडेप्ट हो जाएगी, लेकिन टू मच स्ट्रेस, वो लंबे टाइम तक बैठा हुआ, रात के 2 बज गए हैं बेटा, ठीक है, तो क्या होगा, सर दर्द होगा उसका, उसको थकान हो जाएगी। तो थकान क्यों हो रही है, क्योंकि सेल इंजर्ड हो रही है, सेल को प्रॉब्लम हो रही है अपने आप को अडेप्ट करने में, तो वैसे ही हमारी सेल्स भी काम करती है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था, समझने के लिए, एग्जाम में नहीं लिख देना आप, ठीक है। चलिए अब बात करें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। देखिए हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे काफी सारी डेफिनेशंस की जानकारी हमें लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला आता है होम्योस्टेसिस, अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर आप बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमसे पढ़ा है, तो होम्योस्टेसिस क्या होता है कि बॉडी जो है, हमारी बॉडी अपने आप को मेंटेन रखने का काम करती है, अपने आप को, अपने जो भी फंक्शंस हैं उनको मेंटेन रखने का काम बॉडी का होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। जैसे बॉडी का टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री, तो इसको मेंटेन रखने के लिए होम्योस्टेसिस प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। तो होम्योस्टेसिस इज द एबिलिटी ऑफ सेल और बॉडी टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन। चाहे एक्सटर्नल कंडीशंस में कुछ भी चेंज हो, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, बाहर चाहे 50 डिग्री हो, ठीक है। जब बाहर 50 डिग्री आता है तो अब बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ने की कोशिश करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, जो हमारी बॉडी को थोड़ी ठंडक प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। पसीना इसीलिए आता है। अब जब सर्दी होती है तो क्या होता है फिर, अब भाई टेम्परेचर 37 डिग्री से कम नहीं जाना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम धूजते हैं, शिवरिंग होती है, तो कंपन से बेसिकली बॉडी में हीट जनरेट होता है, तो हमारी बॉडी अपने आप को मेंटेन करती है, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं, इससे आप अच्छे से होम्योस्टेसिस को समझ सकते हैं। तो होम्योस्टेसिस वह क्षमता है जिससे शरीर या कोशिका बाहरी परिवर्तन के बावजूद अपने अंदर का संतुलन बनाए रखती है। एग्जाम्पल की बात करें, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नियर 37 डिग्री, होम्योस्टेसिस कीपिंग थिंग स्टेबल। आगे है अडेप्टेशन। अभी मैंने बताया था कि आपको अगर 30 डिग्री वाले रूम में अगर आपको एक दिन लाया जाए तो दिक्कत आएगी, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन आप अडेप्ट हो जाएंगे, ढल जाएंगे उसके अकॉर्डिंग, उस प्रोसेस को अडेप्टेशन बोलते हैं, तो वो हमारी सेल्स के लिए है, ठीक है। अडेप्टेशन रेफर टू रिवर्सिबल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन सेल्स दैट अलाउ देम टू सर्वाइव इन रेस्पॉन्स टू स्टेट, मतलब नॉर्मल कंडीशन में अलाउ करता है अडेप्टेशन सेल को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं परिस्थिति के अनुसार अपने आकार, संख्या और कार्य में परिवर्तन करके जीवित रहने की कोशिश करती हैं। एग्जांपल देखिए, मसल्स इंक्रीज इन साइज आफ्टर रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज आप करते हैं तो क्या होती है, मसल्स आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। सेल इंजरी, आगे है डेफिनेशन, सेल इंजरी क्या होती है, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग के अंदर, सेल इंजरी इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डैमेज दैट अकर व्हेन ए सेल कैन नॉट अडेप्ट टू हार्मफुल स्ट्रेस।
मतलब सेल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाता, अपने आप को नहीं डाल पाता है, तो सेल की डेथ हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सेल इंजरी। सेल इंजरी वह स्थिति है जब कोशिका हानिकारक तनाव के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है और सामान्य कार्य नहीं कर पाती है। मेरे को नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को ये टॉपिक ये डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही होगी बेटा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे कटारिया फार्मेजी के पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं, और वीडियो के एंड में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाएगा, वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं। इससे ज्यादा फैसिलिटी क्या प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को। चलिए आगे देखिए, रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल नाम में ही छुपा हुआ है, रिवर्सिबल मतलब ऐसी सेल इंजरी है जो वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, मतलब आज चोट लगी लेकिन कल ये सही हो जाएगी, ठीक है, वो होती है रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल इंजरी इज एन अर्ली स्टेज ऑफ सेल डैमेज in which the cell can return to normal if the harmful stimulus is removed। ठीक है, तो ये होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल इंजरी कोशिका की प्रारंभिक क्षति है जिसमें कारण हटाने पर कोशिका फिर से सामान्य आ जाती है, सामान्य काम करने लग जाती है। एग्जांपल देखिए, जैसे टेम्पररी सेल स्वेलिंग ड्यू टू माइल्ड हाइपोक्सिया, मतलब थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की कमी हुई तो सेल क्या करी, स्वेल हो गई, सूजन आ गई आपको, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर ऑक्सीजन की डिमांड पूरी होगी तो वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ गई, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब आता है इरिवर्सिबल, तो बिल्कुल रिवर्सिबल सेल इंजरी के अपोजिट ये होने वाला है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल इंजरी सीवियर डैमेज होगा, इसमें वापस से सेल उस कंडीशन में नहीं आएगी, ठीक है, वेयर द सेल कैन नॉट रिकवर एंड इवेंचुअली डाई, कंप्लीटली डाई हो जाएगी सेल, ठीक है, रिकवर नहीं कर पाएगी अपने आप को। इरिवर्सिबल इंजरी वह स्थिति है जिसमें कोशिका को स्थायी नुकसान होता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। नैक्रोसिस, नैक्रोसिस क्या होता है, देखिए ये जो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं बेटा, ये आप लोगों को 2 मार्क्स के अंदर पूछे जाएंगे, इनको अच्छे से हमें याद कर लेना है, ठीक है। डेफिनेशन से आप 20 मार्क्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये लोग आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आप लोग देके आए हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में काफी सारे बच्चों ने कोर्स ज्वाइन किया था, उनका काफी अच्छा रिजल्ट रहा है, तो आई होप उन्हीं में से आप होंगे। अगर हो तो कमेंट जरूर करना वीडियो के अंदर। Necrosis is a uncontrolled cell death caused by external injury। कोई भी इंजरी हो रही है, सेल डेथ हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस, मतलब कि बिना रुके सेल डेथ हो जा रही है, ठीक है। जैसे कोई जल गया है उसकी वजह से भी हो सकता है, और भी काफी कारण हो सकते हैं। ऑफन एसोसिएट विद इंफ्लामेशन, और इंफ्लामेशन की वजह से भी हो सकता है। तो नेक्रोसिस बाहरी क्षति के कारण होने वाली अनियंत्रित कोशिका मृत्यु जिसमें सूजन भी शामिल होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस। एग्जांपल देखिए, जैसे टिश्यू डेथ इन बर्न और इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई जल गया है पार्ट, तो वहां पे टिश्यू की डेथ होती है, तो कंप्लीट सेल यहाँ पे अनकंट्रोल्ड डेथ होती है उनकी, उसको बोलते हैं नेक्रोसिस। अब एक आता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है, एपोप्टोसिस इज ए प्रोग्राम एंड कंट्रोल सेल डेथ रेगुलेट बाय द जीन एंजाइम, मतलब कि हमारी बॉडी खुद ही सेल की डेथ करवाती है, या फिर कोई सेल डेड हो गई है उसको बाहर की ओर रिमूव करती है, उसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम नियंत्रित कोशिका मृत्यु है जो जीन और एंजाइम द्वारा नियंत्रित होती है। जैसे कि एग्जांपल, रिमूवल ऑफ ओल्ड और डैमेज सेल इन द बॉडी, मतलब कोई ओल्ड सेल्स हो गई हैं या कोई डैमेज सेल है जिसकी डेथ हो गई है, तो वो बाहर मतलब हटा दिया जाता है बॉडी के थ्रू एंजाइम्स और जीन की मदद से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। भूलोगे नहीं ना, बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए, अब फिर से आया है होम्योस्टेसिस। अब ये होम्योस्टेसिस आगे टॉपिक दिया हुआ था, इसलिए इसको एक जगह ही आप लोग पढ़ लेना, फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। होम्योस्टेसिस मीन मेंटेनिंग इंटरनल बैलेंस इन द बॉडी, अच्छे से समझते हैं आप। सेल कॉन्स्टेंटली रेगुलेट द थिंग, जैसे कि टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है, पीएच, ब्लड ग्लूकोज, ऑक्सीजन लेवल, ये मेंटेन रहता है हमारी बॉडी के अंदर, किसकी मदद से, होम्योस्टेसिस की मदद से।
तो इंपॉर्टेंट नॉर्मल वैल्यू है, जैसे कि ब्लड ग्लूकोज है 70 टू 110 mg पर डेसीलीटर होता है, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन होता है, ब्लड पीएच 7.35 टू 7.45 तक मेंटेन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, व्हेन ब्लड शुगर इंक्रीज, जब ब्लड में शुगर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, पेनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है और वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है और बैलेंस को रिस्टोर करता है, मतलब शुगर को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोसेस होती है। तो इसको भी हम होम्योस्टेसिस बोल सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें थी, आप अच्छे से देख लेना, नोट्स में आपको डिटेल में मिल जाएगा। अब आता है कंपोनेंट ऑफ ए फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम मतलब कि हमारी जो सेल है वो कैसे काम करती है, कैसे मैसेज भेजती है, क्या फीडबैक सिस्टम उनका होता है। तो होम्योस्टेसिस इज मेंटेन थ्रू फीडबैक सिस्टम। अब होम्योस्टेसिस भी फीडबैक मेथड पे ही काम करता है। देयर आर 3 मेन कंपोनेंट। कौन कौन से मेन कंपोनेंट है जो फीडबैक सिस्टम में इंक्लूड होते हैं? सबसे पहले आता है रिसेप्टर, जो मैसेज को डिटेक्ट करेगा। बेसिकली कुछ भी चेंजेस हुआ है उसको डिटेक्ट करने का काम कौन है? रिसेप्टर का। अब रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, रिसेप्टर ने कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेज दिया कि भाई यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, इसको ठीक करो। तो कंट्रोल सेंटर प्रोसेस करेगा इंफॉर्मेशन को कि हाँ सच में कहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, अब जो इफेक्टर्स हैं, इफेक्टर बेसिकली प्रोड्यूस करेगा रेस्पॉन्स कि हाँ भाई यहाँ पे दिक्कत है, इसको ठीक किया जाए। तो ये 3 मेन कंपोनेंट होते हैं फीडबैक सिस्टम के। तो सबसे पहला होता है रिसेप्टर, इसको सेंसर भी बोल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक भाषा में देखें तो हमारी गाड़ियों के अंदर जो सेंसर्स आते हैं, वैसे हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो मैसेज को बेसिकली कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाते हैं। ए रिसेप्टर डिटेक्ट चेंजेस इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस हो रहा है उसको डिटेक्ट करने का काम किसका है? एनवायरनमेंट बाहर वाला एनवायरनमेंट नहीं, हमारी बॉडी का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, या हमारी बॉडी के जस्ट बाहर वाला एनवायरनमेंट। रिसेप्टर वह भाग है जो परिवर्तन को पहचानता है। एग्जाम्पल जैसे टेम्परेचर रिसेप्टर इन स्किन, स्किन के ऊपर टेम्परेचर रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ही आपको ज्यादा टेम्परेचर आएगा तो रिसेप्टर आपके माइंड को मैसेज भेजेंगे, बता देंगे कि भाई जल सकते हो आप इससे, आप इस टेम्परेचर से दूर जाइए या इस टेम्परेचर को यहाँ से हटाइए, नहीं तो अब जलने के चांस आपके 100% है। कौन बताता है? ब्रेन बताता है। ठीक है, मैसेज कौन भेजता है? रिसेप्टर भेजता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। तो कंट्रोल सेंटर क्या होता है? जो कंट्रोल करता है, जिसके पास मैसेज आता है, वो समझता है चीजों को कि भाई क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो द कंट्रोल सेंटर रिसीव इंफॉर्मेशन एंड डिसाइड द रेस्पॉन्स। कंट्रोल सेंटर वह भाग है जो सिग्नल को समझकर प्रतिक्रिया तय करता है, यूजुअली ब्रेन, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इफेक्टर ये इफेक्ट करवाएगा कि भाई क्या रेस्पॉन्स हमें देना है इसके अगेंस्ट में। द इफेक्टर कैरी आउट द रेस्पॉन्स टू रीस्टोर बैलेंस। इफेक्टर वह अंग है जो प्रतिक्रिया करके शरीर को सामान्य स्थिति में लाता है। जैसे कि स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस स्वेट, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो स्वेट ग्लैंड एक्टिव होगी और वो स्वेटिंग करेगी। ठीक है, तो देखिए मैसेज भेजा रिसेप्टर ने, कंट्रोल सेंटर ने स्वेट ग्लैंड को बोला कि भाई एक्चुअल दिक्कत ये है तो आप स्वेट प्रोड्यूस करो और टेम्परेचर को मेंटेन करो। ऐसे प्रोसेस काम करती है फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है, तो फर्स्ट होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, दोनों को अलग अलग हम देख लेते हैं। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव फीडबैक रिवर्स द चेंज एंड ब्रिंग द बॉडी बैक टू नॉर्मल। नेगेटिव में क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसको कम किया जाएगा, इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, रिवर्स किया जाता है चेंजेस को, जो भी चेंज हुआ है, ठीक है, जिससे बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। टेम्परेचर बढ़ा है, कम कर दो। बीपी बढ़ा है, बीपी को कम कर दो। ग्लूकोज लेवल बढ़ा है, कम कर दो। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव फीडबैक इज अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म वेयर द रेस्पॉन्स अपोज द इनिशियल स्टिमुलस टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। मतलब नेगेटिव फीडबैक वह प्रक्रिया है जिसमें प्रक्रिया मूल परिवर्तन को कम या उल्टा कर देती है, जिससे संतुलन वापस आ जाता है। या तो उल्टा कर दो या कम कर दो। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव में क्या होता है? बढ़ती हैं चीजें। एक बार एग्जांपल देख लीजिए नेगेटिव फीडबैक के। ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन, जैसे कि हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हुआ बॉडी के अंदर, क्या होगा? पेनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज हुआ और इसने ग्लूकोज लेवल डिक्रीज कर दिया। ठीक है, सिंपल है, नेगेटिव है। बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल, हाई बॉडी टेम्परेचर हुआ, स्वेटिंग हुई और कूल हो गई बॉडी। ठीक है, ये भी वही अपोजिट है। अब बात करते हैं हम पॉजिटिव फीडबैक की। तो पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीज द ओरिजिनल चेंज, ओरिजिनल चेंज को इंक्रीज करेगा। जैसे बीपी बढ़ रहा है तो बीपी को बढ़ाएगा। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाएगा। तो पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीज द ओरिजिनल चेंज। जैसे कि
पॉजिटिव फीडबैक इज अ मैकेनिज्म इन विच द रेस्पॉन्स एम्पलीफाई एंड एनहांस द ओरिजिनल स्टिमुलस। पॉजिटिव फीडबैक वह प्रक्रिया जिसमें प्रतिक्रिया मूल परिवर्तन को बढ़ा देती है। जैसे एग्जांपल्स देखिए, ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस है, तो इसमें प्लेटलेट रिलीज केमिकल्स रिलीज करेगी, मोर प्लेटलेट वहां पे अट्रैक्ट होगी और क्लॉट फॉर्म क्विकली। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हम क्लॉट बनाने की प्रोसेस हो रही है, प्लेटलेट्स आ रही हैं, लेकिन प्लेटलेट्स ऐसे केमिकल्स रिलीज करेगी जिससे और ज्यादा प्लेटलेट्स आएगी, जिससे अच्छे से क्लॉटिंग हो जाएगी। इसके अलावा चाइल्ड बर्थ होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है जिससे बेबी अच्छे से बाहर की ओर पुश हो पाए, निकल पाए। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के। बात करें कॉजेज ऑफ सेल इंजरी, क्या कोज हैं जिसकी वजह से सेल इंजरी होती है, तो हम भी उनको भी अच्छे से देख लेते हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। तो सेल इंजरी अकर ड्यू टू डिफरेंट हार्मफुल फैक्टर्स, जैसे कि हाइपोक्सिया। याद रखना, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है बेटा। हाइपोक्सिया सीधा सीधा मतलब है बॉडी में ऑक्सीजन की कमी को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है, डेफिनेशन नहीं भूलनी है। तो हाइपोक्सिया मींस लैक ऑफ ऑक्सीजन। Hypoxia is a condition where cell do not receive sufficient oxygen. ऑक्सीजन नहीं आएगी, मतलब ऑक्सीजन खाना है भाई सेल्स के लिए, सांस नहीं ले पाएगी सेल्स। ठीक है, तो ऑक्सीजन जरूरी है। हाइपोक्सिया वह स्थिति है जिसमें कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। जैसे कि किसकी वजह से? एस्केमिया, रिड्यूस ब्लड फ्लो, एनीमिया, रेस्पिरेटरी डिजीज की वजह से ये हो सकता है। ठीक है, ये कोजेज हैं। हाइपोक्सिया हो गया, ये सेल इंजरी इसकी वजह से हो सकती है। नेक्स्ट मैकेनिज्म की बात करें तो देखिए क्या होता है, लो ऑक्सीजन होगा तो डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा, एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल स्वेल हो जाएगी और नेक्रोसिस हो जाएगा, मतलब सेल डैमेज होने लग जाएगी। ठीक है, अब आता है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट जैसे कि कुछ फैक्टर्स हैं जो डैमेज करते हैं सेल को, जैसे कि ट्रोमा हो जाए, इंजरी हो जाए, एक्सट्रीम हीट ज्यादा हो, जल जाए कहीं से। ठीक है, ज्यादा ठंडा हो जाए, बर्फ के अंदर आप अपने हाथ रख लोगे तो फोर्स बाइट इसको बोलते हैं हम, तो आपकी अंगुलियां जम जाएगी, तो उसको या तो टेम्परेचर देके ठीक किया जाए, ठीक है, नहीं तो वो जम जाएगी वहीं पे। नाक और हाथों की अंगुलियों पे ज्यादा होता है। ठीक है, रेडिएशन की वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से भी सेल डैमेज हो सकती है। ठीक है, ये फिजिकल एजेंट्स हो गए। These damage cell membrane and proteins। इसके अलावा केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग भी हो सकती है। मैनी केमिकल डैमेज सेल, जैसे कि साइनाइड है, पॉइजन है, एक तरीके से आर्सेनिक पॉइजन है, अल्कोहल भी डैमेज कर सकता है, एसिड भी डैमेज कर सकता है, पेस्टिसाइड्स हैं, ड्रग ओवरडोज भी डैमेज कर सकती है सेल्स को। तो फिजिकल हो गए, केमिकल हो गए। आगे है दीज इफेक्ट एंजाइम एंड मेम्ब्रेन्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस हो सकते हैं जो सेल इंजरी कोज कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, पैरासाइट है। तो आप इजीली कोजेज लिख सकते हैं बेटा, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ये तीन भी अगर आप लोगों ने लिख दिया, एक हाइपोक्सिया लिख दिया, तो आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो दे डैमेज सेल बाय प्रोड्यूसिंग, जैसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, कॉज करते हैं इन्फेक्शंस। ठीक है, ये बायोलॉजिकल एजेंट्स हो गए। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस भी हो जाती है, मतलब अपनी ही बॉडी अपने ही सिस्टम को खा जाती है। सम टाइम द इम्यून सिस्टम अटैक ऑन द ऑन बॉडी। ठीक है, जैसे कि इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, ल्यूपस है, ये कुछ डिजीज है जिनके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी पे ही अटैक कर देता है, तो ये इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हो गई। इसके अलावा जेनेटिक डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अब नॉर्मल जीन कैन कॉज सेल इंजरी, जैसे कि डाउन सिंड्रोम होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है जिसमें आरबीसी की साइज बिगड़ जाती है। ठीक है, दीज अफेक्ट सेल स्ट्रक्चर और एंजाइम। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है, बहुत डेफिशिएंसी इन एक्सिन न्यूट्रिएंट्स कैन डैमेज सेल, ज्यादा और अधिकता और कमी दोनों ही डैमेज कर सकती है, जैसे कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, प्रोटीन, मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, एक्सिस जैसे कि ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल अगर है तो ये भी सेल को इंजर्ड कर सकते हैं, सेल को डैमेज कर सकते हैं। एज भी एक फैक्टर है, एजिंग कॉज ग्रेजुअल सेल डैमेज रीजन, जैसे कि फ्री रेडिकल एक्यूमुलेशन हो सकता है, डीएनए डैमेज हो सकता है, रिड्यूस रिपेयर एबिलिटी नहीं होगी बॉडी के अंदर एज पर्सन के अंदर। ठीक है, तो ये सारे कोजेज जो हैं हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं बेटा, हम अलग से नहीं ला रहे हैं, तो इन सभी को आपको पढ़ना है। तो रिजल्ट, लॉस ऑफ सेल फंक्शंस, ये हमारा फर्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ था सिलेबस के अंदर वो अच्छे से कंप्लीट हुआ है। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स तो आपके लिए हमेशा ओपन रहता ही है, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा
कैसा लगा लेक्चर, उसका रिस्पॉन्स भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे और भी बच्चों को ये वीडियो पहुंचे और उनको भी ये लेक्चर देखने का मौका मिले। और अभी तक आप लोगों ने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए डाउनलोड कीजिए, चेक कीजिए, सैंपल्स चेक कीजिए, क्योंकि सैंपल चेक करने तक का कोई भी चार्ज नहीं है बेटा, डाउनलोड करने का कोई चार्ज नहीं है, तो करिए। देखिए आप कॉलेजेस में इतनी फीस देते हैं, कॉलेजेस में फिर भी आपको जितना आपको चाहिए, जितनी आपको स्टडी की जरूरत पड़ती है वो नहीं मिलता है, लेकिन हम एक अफोर्डेबल प्राइस में 200-300 के अंदर आपको पूरा कोर्स दे देते हैं 6 मंथ का, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो चीजें, ठीक है। और हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, हम भी आगे तक आप लोगों के साथ काम कर पाएंगे अगर ये चीजें होती हैं, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं कटारिया फार्मेसी को और आपको भी सपोर्ट मिलेगा इस चीज से। ऐसा नहीं है कि आपका मनी, आपका पेमेंट वेस्ट जाएगा, आपको 100% वैल्यू देके जाएगा, आपको 100% रिजल्ट देके जाएगा। एक बार ट्रस्ट कीजिए कटारिया फार्मेसी के अंदर, जैसे कि पहले आप फर्स्ट सेमेस्टर में काफी बच्चों ने ट्रस्ट किया है, तो आज वो सेकेंड सेमेस्टर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद।